हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। जैसा कि बच्चों मालूम है तुम्हें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बोर्ड परीक्षा के तिथियों की घोषणा कर दी है और 24 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। और इसमें साइंस की परीक्षा जो है वो 12 अप्रैल को है और साइंस की जो परीक्षा होगी उसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की परीक्षाएं एक साथ होंगी। टर्म 1 की जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव होगी 40 अंकों की, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। और टर्म 2 की जो परीक्षा है वो सब्जेक्टिव होगी और लिखने वाली होगी। तो टर्म 2 की पढ़ाई तो तुम्हारी अभी चल ही रही है। टर्म 1 की जो तैयारी है वो अभी से तुम्हें कर लेनी चाहिए। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ये मॉडल सेट जो है ये जारी किए हुए हैं टर्म 1 की परीक्षा के लिए। तो टर्म 1 की परीक्षा के लिए जो है 5 मॉडल सेट जो है जारी किए हुए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने। और इसी मॉडल सेट के आधार पर जो है प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसलिए मॉडल सेट को आधार बनाकर अपनी तैयारी को मुकम्मल रूप तुम्हें देना है। तो आज हम टर्म 1 की जो है साइंस का जो मॉडल सेट है उसकी तैयारी करवाएंगे। ये स्क्रीन पर साइंस के मॉडल सेट का ये पहला सेट है। जैसा कि स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल 40 प्रश्न हैं इसमें, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं ABCD। सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है। यदि कोई प्रश्न गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। ये जो पूरी परीक्षा है वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर की होगी और 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये विषय विज्ञान का मॉडल सेट है। हम देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों को। और इसी तरह से इसके 5 सेट हैं। 5 सेट को हम सभी को बारी बारी से चाहेंगे कि इसको कंप्लीट करा दें। तो विश्लेषण के साथ हम शुरू करते हैं। मॉडल सेट 1 ऑफ साइंस पेपर। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आप जानते ही हो कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें दाढ़ी के बाल जो है वो मैग्नीफाइड दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, आवर्धित दिखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो ये तो तुम पढ़ चुके हो, F बराबर R/2। ऑप्शन बी सही है, मतलब कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मतलब नहीं बदलती है। तो देखो इसमें आवृत्ति जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी अन्य राशियाँ बदल जाती हैं। अपवर्तन के बाद वेग या चाल कम अधिक हो सकता है, यदि सघन में जाएगा तो चाल कम हो जाता है। उसी तरह से वेवलेंथ भी जो है, तरंग दैर्घ्य भी, तरंग की लंबाई भी बदलती है सघन से विरल जाने में या विरल से सघन जाने में। तो ये वेग और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है कोई भी किरण। तो ये अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद
इसमें लिखना चाहिए था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, है ना। कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी फोकस से गुजरेगी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखो तो इस उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल। तो ये सही है समतल। समतल में जो है कहीं भी रख लो वस्तु को, उसका बराबर प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो इसका सही आंसर है सी, समतल। समतल दर्पण जो है, प्लेन मिरर जो है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता। छठा प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो जानते हो, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो ये सही है बी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में जब बदलेंगे हम तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो हाफ मीटर आएगा। अब हमारा सूत्र है, फोकस दूरी पूछ रहा है इसमें, है ना। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो सॉरी, ये जो है सीधा सा सवाल है। ये हम सोच रहे थे कि ये पावर निकालना है, इसमें पावर नहीं निकालना है, ये फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि F बराबर r/2। तो F बराबर r हमारा दिया है वक्रता त्रिज्या 50, 50/2 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए तो ये क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f जो है मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में ही दिया हुआ फोकस दूरी, तो इसलिए 1f, देखिए P बराबर 1/f, तो f1 हो जाएगा 1/1 बराबर 1, तो इसलिए 1 डायोप्टर। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए उत्तल का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, प्लस में, धनात्मक, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ये याद रखना चाहिए। उठा हुआ लेंस का प्लस, धंसा हुआ लेंस का माइनस फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जल में, वायु में, कांच में, निर्वात में। तो निर्वात में जो है ये न्यूनतम माने सबसे कम होता है। तो निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसमें सबसे जो सघन है, जो घना माध्यम होगा, उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। तो घना माध्यम में वायु, कांच, प्रकाश के लिए सब विरल माध्यम है। तो ये निर्वात है, वायु है, जल है, कांच है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होगा, अधिकतम नहीं पूछ रहा है, अधिकतम निर्वात में होता है। तो ये हमको डेंसिटी का पता लगाना होगा। डेंसिटी के आधार पर, डेंसिटी यदि अधिक है, घनत्व अधिक है, तो प्रकाश का वेग उसमें सबसे कम होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेंसिटी जो है वो सबसे कम है निर्वात, उससे अधिक वायु, उससे अधिक डेंसिटी जो है घना माध्यम जो है वो जल है, और जल से भी घना माध्यम जो है कांच है ना। तो जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 होता है। कांच में भी कई कांच होते हैं, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच। तो
यदि घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कांच जो है अधिक घना है प्रकाश के लिए, और चूंकि ये घना है तो इसमें जो वेग होगा वो न्यूनतम होगा, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए कांच में, क्योंकि घनत्व इसका सबसे अधिक है। तो जिसका घनत्व जो ज़्यादा घना रहेगा उसमें प्रकाश का वेग कम होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए, P बराबर 1/f होता है, तो इसके सूत्र से F बराबर 1/p हो जाएगा। तो P यहाँ पावर दिया है 4D 4 डायोप्टर, तो 1/4। 1/4 का मतलब होता है ना कि 1/4 है ना। तो 1/4 जो है ये F मीटर में आएगा, और उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 1/4 गुने 100 तो 25 चौका 100, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर माने चौथाई मीटर माने 25 सेंटीमीटर, इसलिए सही आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए, एफ दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे, तो 50 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे, तो ये 1/2 50/100 मतलब 1/2 मीटर हो जाएगा। अब इसका हमको निकालना है पावर क्षमता, तो P बराबर 1/f, तो 1/f, f है 1/2, ऊपर ले जाएंगे 1/2 को तो 2/1 हो जाएगा, है ना। तो 2/1, और 2/1 का मतलब होता है 2, तो ये जो है फोकसांतर है, तो क्षमता क्या होगा, तो ये 2 डायोप्टर होगा, प्लस में होगा, चूँकि ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है धनात्मक, इसलिए सही आंसर होगा डी 2 डायोप्टर। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा, जिसका घनत्व कम होगा। यदि कम घना रहेगा तो उसमें जो है वो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सबसे कम घना है। निर्वात सबसे कम घना है, इसलिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही, ये निर्वात में सबसे अधिक होगा। अब इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे। अब आगे जो है 13 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से रहने वाले हैं, तो और शेष क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। देखिए, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसको नाइट्रोजन से जो है उपचारित किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये अक्रिय गैस है जो उसमें छने हुए चिप्स को जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देता, उसको ऑक्सीकृत नहीं होने देता, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देता, बचाए रखता है। तो ये नाइट्रोजन है, अक्रिय गैस, इसका सही आंसर होगा बी। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, जंग में जो है ये आयरन जो है वो जल के साथ संयोग करता है, ये संयोजन अभिक्रिया है ना। तो जंग जो है आयरन और जल नमी के बीच संयोजन की अभिक्रिया है, तो ये ए होगा संयोजन। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन का माने ऑक्सीकरण। तो आप देख सकते हो कि कार्बन जो है यहाँ पर सिंगल है, इधर ऑक्सीकृत हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। तो किस पदार्थ का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, कार्बन का। सही आंसर होगा बी। ये कार्बन इधर बिना ऑक्सीजन का उधर ऑक्सीकृत हो गया है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लिया, तो इसलिए कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। चलो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित बैलेंस देखने का आसान तरीका है कि दोनों साइड जो है प्रत्येक तत्व की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर बी को देखो, हाइड्रोजन 2, उधर हाइड्रोजन 4, तो ये तो गलत है, असंतुलित है। ऑप्शन सी देखो,
4 एल्युमिनियम, उधर 2 एल्युमिनियम, ये भी गलत हो गया। फिर देखो कॉपर 2, इधर कॉपर 1, ये भी गलत है। पहला देखो ए, कैल्शियम, कैल्शियम 1, ठीक है। इसके बाद देखो ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 2, 4। इधर ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो CO का थ्राइस है, होल थ्राइस, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 4, तो ये सही है, ऑक्सीजन 4। यहाँ भी दोनों साइड ऑक्सीजन 4 हैं। चलो इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इसके बाद देखो कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो इसमें सभी मिल रहे हैं। इस समीकरण में देखो ऑप्शन ए के समीकरण में दोनों साइड हर तत्व की परमाणु संख्या बराबर है, इसलिए बैलेंस है, तो सही आंसर होगा ए। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? लो ये चित्र तो है नहीं, ये तो समीकरण है, गलत लिखा है। मॉडल सेट में भी बहुत सी त्रुटियां हैं। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखो इधर लेड जो है ये कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, लेड क्लोराइड बना दे रहा है ना, तो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। देखो इधर कॉपर विस्थापित हो गया और उसका स्थान स्वयं ले लिया लेड, इसलिए ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन। तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आगे है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो ये मालूम होना चाहिए कि गंध दे करके सूचना देता है अम्ल क्षार की, तो ये इसका सही आंसर होगा प्याज, डी। जैसे प्याज है, लवंग का तेल है ना, ये सब गंध बदल करके सूचना देते हैं। चलिए इसके बाद है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो ये तो आप जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका सूत्र दिया है तो हमें सूत्र पकड़ना होगा, ये CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सही आंसर होगा डी। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी के याद होना चाहिए। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो ये अभिक्रिया जो है ये एक्सपेरिमेंट था जो NCERT में दिया हुआ है। इसमें जल का अपघटन कराया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया, सही आंसर होगा बी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हो कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये याद होना चाहिए। सिट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल जो है ये दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, और टारटरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 तनुकरण प्रक्रिया में होती है। अब ये क्वेश्चन सेटर की थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, तनुकरण डाइल्यूशन, तो किसका तनुकरण? किसको हम तनु बना रहे हैं, किसको डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं? यहाँ पर ये चीज़ दी जानी चाहिए थी। जैसे आप अम्ल का यदि तनुकरण करते हैं तो मतलब उसमें पानी ऐड कर देते हैं, तनुकरण करने का मतलब होता है पानी ऐड करना। तो जब भी किसी पदार्थ का तनुकरण होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम अम्ल का तनुकरण करते हैं, तो अम्ल में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आयन मौजूद हैं। सॉरी, जैसे कोई भी अम्ल है, जैसे HCl है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है। तो जब हम उसको पतला करेंगे मतलब पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें घट जाती है। जैसे पहले हाइड्रोजन के ज़्यादा मोल थे, मान लीजिए कि 1 लीटर में 20 मोल थे, तो यदि हम 2 लीटर पानी कर देते हैं तो 2 लीटर में 10 हो जाएंगे, माने 1 लीटर में 10 हो जाएंगे। 2 लीटर में 20 है तो 1 लीटर में 10 हो जाएगा, तो सांद्रता जो है वो घट जाती है। तनुकरण का मतलब होता है पानी की मात्रा बढ़ाना, तो पानी की मात्रा जब हम बढ़ाएंगे ना, तो यदि अम्ल का हम तनु कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाती है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं?
हाइड्रोजन के सांद्रता में वृद्धि, गलत। हाइड्रोक्साइड के सांद्रता में वृद्धि। अच्छा, दोनों की आयन के सांद्रता में कमी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी, और कहता है हाइड्रोनियम के सांद्रता में वृद्धि। तो ये तो ऑप्शंस जो हैं, यदि अम्ल को हम तनु करेंगे तो ये तो कमी आती है हाइड्रोजन में और हाइड्रोनियम में, तो ये तो गलत होगा। हाइड्रोक्साइड के सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता में वृद्धि, इनके आयन में कमी। तो पानी यदि हम बढ़ाएंगे तो इनके आयन में तो कमी होगी नहीं, ये तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों पानी में मौजूद होते हैं, तो ये तो बढ़ेंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता में वृद्धि, तो पानी ऐड करेंगे तो वो तो बढ़ेगा ही, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा और हाइड्रोक्साइड भी बढ़ेगा, क्योंकि पानी को यदि हम विच्छेद करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा, और उसकी मात्रा जो है तनुकरण में उसकी मात्रा बढ़ती है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा भी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, दोनों में कमी। ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं लग रहा है। यदि ये क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि अम्ल को तनुकरण यदि किया जाता है, अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होता कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, कमी होगी, क्योंकि मात्रा कम हो जाएगी। कोई भी अम्ल है तो उसका एक आवश्यक कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन, तो अब उसमें पानी मिला देंगे तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर में 20 हाइड्रोजन आयन है, अब हम पानी मिला दिए 2 लीटर कर दिए, तो 2 लीटर में भी 20 रहेगा, तो इसलिए 1 लीटर में क्या हो जाएगा 10, तो संख्या कम जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है घटती है, कब, जब हम अम्ल को तनु बनाते हैं तब। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। सिल्वर ब्रोमाइड पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। चलिए, ये डे नाइट के जो चश्मा होते हैं उसमें इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है, धूप में जो है ये अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी चलते जो है ग्लास जो है वो डार्क हो जाता है। 27, अब देखिए 26 तक जो था वो केमिस्ट्री के प्रश्न थे, 13 प्रश्न फिजिक्स से, 13 प्रश्न केमिस्ट्री से, और शेष जो 14 प्रश्न होंगे वो बायोलॉजी से होंगे। तो देखिए बायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो ये कूटपाद स्यूडोपॉड से करता है, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो इमल्सीकरण जो है वो बाइल जूस के द्वारा, पीत के द्वारा होता है, पीत रस के द्वारा। तो ये इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा के बड़े बड़े गोलियों को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ना, ये काम जो है कौन करता है, पीत, बाइल जूस। फिर है कि निम्न में किस जीव में, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, मतलब जो अपना पोषण खुद करता है ना। तो अमर बेल तो ये परजीवी पौधा है, दूसरे पौधे में घुसा हुआ रहता है, लिपटा हुआ रहता है। कवक भी परजीवी है, अमीबा भी परजीवी है, मतलब ये परपोषण करता है, कवक भी परपोषण करता है। आम जो है एक पौधा है, वनस्पति है, तो आम का जो पौधा है उसमें क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, और ये स्वपोषण करता है। सही ऑप्शन होगा डी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 नीले और 2 आलिंद, तो ये सही ऑप्शन होगा डी 4। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, देखिए श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन को कहते हैं, क्योंकि यही जो है ये लाल रंग का वर्णक है और ऑक्सीजन को अपने से संजोग करा करके और इसको ले जाता है।
ये फेफड़े से कोशिकाओं तक। उत्सर्जन, तो सही आंसर होगा 31 का बी। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई जो है वृकाणु है। उत्सर्जन तंत्र का अंग है वृक्क, और वृक्क का जो इकाई है, यूनिट है वृकाणु, नेफ्रॉन। जहाँ पर कि फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड का वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन का जो इकाई है वृकाणु है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको डायलिसिस कहते हैं या अपोहन कहते हैं। वृक्क यदि फेल्योर हो रहा है तो रक्त को शरीर से बाहर निकाल करके और उस रक्त का जो है ये छानने की क्रिया होती है, जिसको हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, कृत्रिम तरीके से किया जाता है। तो सही आंसर होगा बी। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति क्या बनना। डीएनए, एक डीएनए जो है उसका कॉपी बन जाता है, और तब जो है यह अलैंगिक जनन की घटना प्रारंभ होती है। ये मूल घटना है, प्रारंभिक घटना, यहीं से अलैंगिक जनन की घटना शुरू होती है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये चित्र आपके एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ये जो है प्लाज्मोडियम का बहुखंडन हो रहा है, तो इसलिए सही होगा ए। इसमें प्लाज्मोडियम के बहुखंडन को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसको निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सही इसका ऑप्शन है ए। 37, लड़कों में जो प्यूबर्टी होती है, यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन करता है लड़कों में। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो इसका सही मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर है ए। इसके बाद है 39 क्वेश्चन, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए, जैव गैस या बायोगैस जो है, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है, जो 75% तक होता है। इसके बाद है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसको ओटेक कहते हैं, के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर, ये गलत लिखा हुआ है, देखिए मॉडल सेट में भी बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं। 2 किलोमीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो ये जो अंतर होना चाहिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ये आपने ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में पढ़ा है। तो इस तरह से आज हमने मॉडल सेट 1 को देखा। इसी तरह से हम बारी बारी से सभी मॉडल सेट को हल करके बताएंगे। फिर भी यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप इसे हमारे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने बच्चों मित्रों के बीच शेयर करेंगे, तो हमें काफ़ी खुशी होगी और आपको इससे लाभ भी मिलेगा, आपके बच्चों को लाभ मिलेगा। तो चलिए, आज का ये जो है एपिसोड यहीं तक। हम अगले दिन मॉडल सेट 2 लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।